नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल पे स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम कुछ हिंदी पेडागॉजी और शिक्षण शास्त्र और इसमें कुछ गद्यांश पद्यांश है, दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक होती है तो उसका तात्पर्य, यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र, यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र, तो उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, कि भाषा जो पहले से निर्धारित है ऐसे सिद्धांतों का पालन करती है, या भाषा के संदर्भ और उसके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध होता है। तीसरा क्या कह रहा है कि भाषा और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण आधारित है, न कि बस यूं ही, मतलब ऐसा है कि बस ऐसे ही भाषा का उसका भाषा के संबंध के कारण ऐसे स्थित है, पता नहीं ऐसे यूं ही कह देते हैं। या भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, क्या है, नहीं है। तो हमारा भाषा जो यादृच्छिक होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसको क्या होता है, भाषा और शब्दों के बीच में ऐसा कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, आपका आंसर पहले का आंसर हो जाएगा चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। अब आपको जरा सा ये सीडीपी का क्वेश्चन है, सीडीपी से रिलेट रखता है, क्योंकि ये जो है ये है किसका, ये है आपका वाइगोत्स्की का। किसका, वाइगोत्स्की का, जिसे हम स्कैफोल्डिंग या ढांचा या पाड़ कहते हैं। ये होता क्या है, यदि कोई बच्चा जैसे कुछ काम कर रहा है, बच्चा कोई काम कर रहा है और बीच में उसको थोड़ा सा बड़ों, अपने वयस्क, अपने सहपाठी, अपने गुरु से या अपने माता पिता से थोड़ी सी सहायता, हेल्प मिल जाती है, तो बच्चा उस कार्य को पूरा कर रहता है। उसको बीच में मिलने वाली जो मदद होती है उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका है, वो अपने टॉपिक पर मानस मंथन कर रही है, उसको पढ़ने के बाद उसको सोच रही, समझ रही है, लेकिन फिर भी वो अनुच्छेद लिख नहीं पा रही है। हालांकि वह वयस्क, अपने वयस्क या सहपाठी हो गया, उसके मार्गदर्शन थे, उसके थोड़ी सी हेल्प से क्या करती है, वो लिख लेती है। तो उसको बीच में थोड़ा सा सहायता मिल गया, और बीच में जो सहायता मिलता है, बीच में जो किसी बच्चे को हेल्प मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, मदद स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा टीम शिक्षण है नहीं, सहपाठी शिक्षण है नहीं, सहपाठी परामर्श है नहीं, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ढांचा या पाड़ कहते हैं, या मचान भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का तीसरा क्वेश्चन, भाषा अर्जन केवल घटित होता है जब, देखो जो अर्जन होता है, अर्जन अनौपचारिक तरीके से भी होता है। किससे होता है, अनौपचारिक तरीके से। यहाँ भाषा अधिगम के बारे में नहीं कह रहा है, लर्निंग के बारे में नहीं कह रहा है, ये अर्जन के बारे में कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है कि बच्चों को भाषा के परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, तब क्या उसका अर्जन होगा। या बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए। क्या चौथा है, बच्चों के पठन के अवसर दिए जाएं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कि बच्चों को व्याकरण नियम सिखाया जाए, ऐसा कुछ बात है नहीं। क्या बोला है, वो आपको भाषा अर्जन के लिए बोल रहा है, भाषा अधिगम के लिए नहीं बोल रहा है। और अनुवाद करने का अभ्यास करवा जाना है, ऐसा कुछ है नहीं। और पठन करने का अवसर दिया जाए, लेकिन ये क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर देना है।
ठीक है। तो भाषा बच्चों को परिवेश, उसके माहौल जैसा बच्चों का उसके पास पड़ोस में उसको बच्चों के साथ जिस प्रकार का माहौल मिलेगा तो बच्चे भाषा ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करते हैं। जैसा आस पास पड़ोस में क्या बोला जा रहा है, क्या सीखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो भाषा अपने परिवेश से वो ज़्यादा जल्दी अर्जन करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, बच्चों की भाषा परिवेश का एक्सपोजर किया जाए। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। निम्नलिखित से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। पाठ्य पुस्तक के बारे में आपको सही बताना है कि पाठ्य पुस्तक का कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। क्या ऐसा है कि पाठ्य पुस्तक का और कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता, या पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण क्या है, एकमात्र, सिर्फ वनली का जहां मतलब आ जाए तो वही गलत हो जाता है। पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उसमें जो उल्लेखित होती है, वर्णित होती है, उसका उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। या ये सत्र के लिए शैक्षिक विद्यार्थियों की गतिविधियों की योजना है। क्या ये एक सत्र के लिए, एक साल के लिए जो शैक्षिक गतिविधियां होती है उसका एक योजना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, मदद करती है। न कि इसका कोई दूसरा बिल्कुल क्यों नहीं ले सकता है, इसका दूसरा स्थान बिल्कुल ले सकता है। और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, ऐसा कुछ नहीं है। किताब पाठ्य पुस्तक आपकी एकमात्र नहीं, एक में सामग्रियों में से एक हो सकती है, लेकिन एकमात्र नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आप क्या है, कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं कि आप इसमें क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या गहन पठन है, क्या विस्तृत है, क्या बारीकी है, या सरसरी से है। देखिए, गहन पठन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को, किसी पाठ्य पुस्तक को बिल्कुल गहराई से, किसी एकदम बिल्कुल डूब के पढ़ते हो। जैसे कोई विद्यार्थी होते थे पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने के हमारे ज़माने आपके साथ सहपाठी होता था जो बिल्कुल गहराई से पढ़ता था, उसको अगल बगल कोई चिंता ही नहीं होती थी, नहीं बस उसमें किताब में घुस करके पढ़ाता था, तो उसके गहन पाठक कहते हैं। विस्तृत पठन होता है, विस्तृत पठन वो होता है जैसे आपको किताबें पढ़ने का शौक है, तो आप उसको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो शौक रहेगा तो अपने ही पाठ्य पुस्तक नहीं दूसरी भी पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हो। उसको विस्तृत मतलब एकदम एक ढंग से पढ़ते हो। अब बारीकी से पठन का मतलब है उसको एक चीज़ उसको एकदम ध्यान से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, वो क्या होता है, बारीकी से पढ़ना। और सरसरी तौर पर जैसे आप कुछ देख लिए कि अच्छा हाँ ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, ये काम का है, जितना काम का रहता है आप उतना सरसरी निगाह पे उतना काम का निकाल लेते हो, बाकी को छोड़ देते हो। तो इसमें अध्यापक क्या कह रहा है कि वो कौन सा पाठ क्या हुआ, वही, चलो बहुत सही। तो ये क्या हो जाएगा, गहन पठन हो जाएगा। आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने के कौशल को क्या कहते हैं। क्या मूल्यांकन कहते हैं, वैश्विक कहते हैं, या स्थानिक कहते हैं, या निष्कर्षात्मक कहते हैं, या जो निष्कर्ष निकलता है। तो क्या बोला है, किसी सामग्री को विशिष्ट सूचना, उसमें से आपको कुछ सूचना, विशिष्ट कोई विशेष सूचना ढूंढना है और उसको निकालने का उद्देश्य क्या, कोई गहन पूर्वक, किसके गहराई से आप उस पाठ को, सामग्री को पढ़ने का कौशल जो क्या होता है, क्या मूल्यांकन की इसमें तो कुछ बात ही नहीं की है। वैश्विक ऐसा
कि हो ही नहीं रहा है, निष्कर्ष ऐसा निकल नहीं रहा है, वो स्थानीय पठन के बारे में बोल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है कि व्याकरण नियम, व्याकरण पढ़ाने के निगमनात्मक नियम उपागम अनुशंसा करता है कि पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए, आपका एक आगमन विधि होता है और एक क्या होता है, निगमन विधि होता है। क्या होता है, एक आगमन विधि होता है, आगमन विधि होता है और एक निगमन विधि होता है। आगमन विधि में क्या होता है, बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक है, ये जो कि प्रारंभिक स्तर के लिए होता है, किसके, प्रारंभिक स्तर के लिए होता है, प्रारंभिक स्तर के लिए होता है। और जो निगमन विधि होता है, पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है, जो कि ये माध्यमिक स्तर पर होता है या उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये निगमनात्मक विधि के बारे में बोल रहा है, तो ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए या उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए या नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो निगमनात्मक है तो पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपका 8 कह रहा है कि अनुमान, तथ्यों से कहीं आगे जाकर, देखो अनुमान लगाने की का तरीका है, क्या पाठ्य सामग्री एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है, व्याख्या करनाता है या विश्लेषण या निष्कर्ष। देखो, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या आप किसी के बारे में कल्पना करते हो, अनुमान लगाते हो, ये ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, तो अनुमान लगाने को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो मोदी जी के बारे में, मोदी जी आगे आप अनुमान लगा सकते हो सकता है 30 तक प्रधानमंत्री रहें या कुछ भी रहें, तो आप अनुमान लगा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अनुमान लगा हो या एक्स्ट्रापोलेशन कहते हो, जो अनुमान लगाते हैं उसी को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। अनुमान लगाने के तो पाठ्य सामग्री विस्तार, इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कहलाता है, निम्नलिखित में मातृभाषा के स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। वो ऐसी विधि होती है जिसमें बिना मातृभाषा को बाधित किया जाता है, उसके बिना ही दूसरी भाषा को सिखाया जाता है। तो ऐसा किस विधि में कहते हैं, क्या प्राकृतिक में या द्विभाषिक में, सभ्य भाषिक में या प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड में। जब इसके पहले हमने भाषा की क्लास कराई है, उसमें बताया है जो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अनुवाद विधि क्या होती है, अभ्यास विधि, सब ने आपको इसके बारे में डिटेल बताए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पिन है और उसको आप देख सकते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, उसमें मातृभाषा को वर्जित किया जाता है, बिना मातृभाषा को दूसरी भाषा को सिखाने का प्रयास किया जाता है और सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, एक अध्यापक है, क्या है, एक अध्यापक है होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा यानी परिवार की जो भाषा है प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम को प्रयोग कर रहे हैं। क्या संरचनात्मक है, समग्र भाषा है, संप्रेषणात्मक है, रचनावादी है। देखो, संप्रेषणात्मक भाषा क्या होती है, जिसे कम्युनिकेटिव स्किल बोलते हैं। यदि एक भाषा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, एक बालक दूसरे बालक से आपस में बात विचार करके संप्रेषण करता है, आपस में वार्तालाप करता है, उसे संप्रेषण करता है। रचनावादी आपको पता है क्रिएटिविटी से होता है। आप इसमें कुछ नया रचनावादी क्रिएटिविटी के लिए ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कोई भाषा है वो अपने घर की भाषा, कुल की परिवार की भाषा बोल रहा है और उसमें उससे आप क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, आपने तो अच्छा बोला, इसमें कोई ठीक नहीं है। और वो वह भाषा को लिखा है तो उसकी लिखने में थोड़ी सी वर्तनी उसकी अशुद्ध हो जाती है, तो क्या करते हैं, वर्तनी गलत हो जाती है यानी अशुद्ध हो जाती है। तो आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संप्रेषणात्मक ऐसा कोई है नहीं और क्रिएटिविटी तो है नहीं और संरचनात्मक तो ऐसा है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 11,
कि एक भाषा अध्यापक को चाहिए, कोई एक लैंग्वेज टीचर है, उसको चाहिए कि शिक्षार्थियों को स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करें कि आपके मर्जी में जो आए आप वो लिख सकते हो, अपने मर्जी से लिख सकते हो, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थी के लिए क्या लाभ है, वो उसको किस प्रकार से लाभ के नज़रिए से क्या देख सकता है। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप में गुण धर्म समावेशित कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षार्थियों लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी आपको लिखे न लिखे अपने मर्जी के हैं। अब शिक्षार्थी के महसूस नहीं कर सकते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि लिखित गुण धर्म समावेशित करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। यदि विद्यार्थी को बोलोगे आप अपने मर्जी से लिखो, यदि आपके ऐसा नहीं है कि आपको जो समझ में आए, जिस प्रकार से जिस भाषा का लैंग्वेज करना चाहते हो, आपकी त्रुटियों को नहीं भी ध्यान दिया जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो अपने शिक्षार्थी अपने प्रवाह के साथ और रचनात्मक कुछ क्रिएटिविटी तरीके से लिखेंगे, कुछ नया करके लिखेंगे। ऐसा नहीं उसमें 10 बच्चे रहेंगे, यदि बोल दोगे सभी एक ही गाय का निबंध लिखो तो गाय का निबंध सब वैसे ही लिखेंगे। यदि उनको बोल दोगे तुम अपने मन से लिखो, अपने चिंतन के द्वारा लिखो, तो वो सबका जो लिखावट रहेगा सबका वो कुछ न कुछ भिन्न रहेगा, सबसे अलग रहेगा। और वो क्या करेगा, रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि आप कुछ न कुछ क्रिएटिविटी, कुछ न कुछ नया लिखेंगे, तो उसके लिए वो प्रोत्साहित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। क्या होता है, बुद्धि या क्या संरचना अधिगम होता है, मौखिक अधिगम होता है, या अवधारणा अधिगम होता है, या गत्यात्मक कौशल। गत्यात्मक होता है जो गतिक कौशल से होते हैं, जो संरचना से होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें बच्चों के उच्च स्तरीय मानसिक का प्रयोग होता है, किसका, उच्च स्तरीय बुद्धि या तर्क का, बुद्धि या तर्क का प्रयोग आदि करना होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या मौखिक अधिगम कहते हैं जो मौखिक भाषा का होता है, क्या संरचनात्मक अधिगम कहते हैं, या गत्यात्मक कौशल जो शारीरिक होता है उसको कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अवधारणा अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवधारणा अधिगम बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों को मौखिक भाषा विकास में मदद करेगा। कौन सा, नए या अपरिचित शब्दों से उच्चारण का अभ्यास करना, अध्यापक के साथ पाठ्यक्रम समावेत करना, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता समवेत गायन करना, या रोल प्ले में भाग लेना। देखो उसका अभ्यास विद्यार्थियों को मौखिक भाषा में, उसका मोलने में मौखिक भाषा में विकास करेगा। ऐसा वो कौन सा इसमें उपागम है कि वो क्या करेगा। आप बोल दोगे बच्चों को आप कविता कंठस्थ कर को याद करके आओ और उसको समवेत सबके साथ गाओ, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पढ़ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। नए अपरिचित शब्दों को सहित उच्चारण अभ्यास करना, इससे होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, रोल प्ले। आपको बच्चे को कोई रोल दोगे, उसको कोई अभिनय करने के लिए कर दोगे, तो उसका जो अभ्यास है, उसका जो मौखिक भाषा है, वो जाके वहाँ पे मंच पे कुछ न कुछ बोलेगा, तो उसकी जो मौखिक भाषा है उसमें विकास करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। आप हिंदी भाषाई अध्यापक हैं। आप क्या हैं, हिंदी भाषा के अध्यापक हैं। आपकी नियुक्ति पंजाब के प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है, जहां पंजाबी बोली जाती है कि तोड़ा की हाल है, तेनू की करदा, ऐसे बोला जाता है। आप पंजाबी विद्यालय में जाते हो, तुसी की कर रहे हो। चूंकि आप स्थानीय भाषा के, आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ के भाषा नहीं जानते, जो वहाँ का लैंग्वेज होती है पंजाबी, तेनू पंजाबी नहीं आती है,
तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे, आपको पंजाबी नहीं आती है तो आप क्या करोगे कि समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करोगे, कि बोलोगे कि वहाँ जो बच्चे हैं, वहाँ के जो समुदाय है उसको बोलोगे कि आप लोग, हमें हिंदी नहीं, हमें पंजाबी नहीं आती है, हमें सिर्फ हिंदी आती है, तो आप लोग भी हिंदी सीखो। क्या ऐसा बोलोगे आप जाके? या किसी भाषा क्षेत्र में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर आप बोलोगे भैया नहीं, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा आवेदन करोगे। या बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, उसको एक संसाधन के रूप में। बच्चों के जो अदर लैंग्वेज होती है उसको कभी कभी भी नकारात्मक नहीं लेते हैं, बच्चों की भाषा को, अदर भाषा को संसाधन के रूप में लिया जाता है। या अंग्रेजी में संप्रेषण करेंगे यानी अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे, आप क्या करेंगे? तो आपको बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, और कुछ बच्चों से भी सीखते रहना चाहिए। यही आपका तीसरा आंसर कह रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्री। आपको ट्रांसफर नहीं लेना है और आपको बच्चे से हिंदी के लिए नहीं बोलना है कि आप हिंदी सीखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अधिगम में निदानात्मक यानी डायग्नोसिक क्या होता है? डायग्नोसिक। जब तक आप निदान करने का मतलब है जब तक आप कमियों का पता नहीं लगा सकते हो तब तक आप उसको निदानात्मक। यदि बच्चों को, यदि आपके पेट में दर्द है तो जब तक पेट में दर्द किस कारण से हो रहा है यदि उसका पता नहीं लगाए हुए तब तक आप उपचार नहीं कर सकते हो। यदि आप उसके बच्चे के कमियों का जब पता लगाना, वही क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है कि उसमें कमी कहाँ आ रही है, आखिर वो पढ़ नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको कमी कहाँ पे आ रही है, यही होता है। उसके बाद उपचारात्मक उपचार किया जाता है। पहले उसके कमियों का पता लगाना, निदानात्मक मतलब उसके कमियों का पता लगाना। किसका? कमियों का पता लगाना। क्या कहलाता है? निदानात्मक कहलाता है, कमियों का पता लगाना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। तीसरा कह रहा है अभिभावक, शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कुछ आ नहीं रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके बारे में अभिभावक से कहोगे। या बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। कहने का मतलब बच्चों को अंतर, उसको पढ़ने में कमी कहाँ आ रही है उसको पता लगाना। क्या करना है? उसको जानना, उसका पता लगाना, उसके बाद उपचार करना कि आप उसको कैसे सही कर सकते हो। तो आपका पहला निदानात्मक बच्चों की कमियों का पता लगाना, उसके बाद उसके उपचार के लिए कोई कदम उठाना। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4th। आई होप निदानात्मक परीक्षण आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। अच्छा, अब आ गया आपका एक पद्यांश। ठीक है, आपको क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई कविता की पंक्तियां। एक कोई कविता है आपका, एक आ गया पद्यांश आ गया। क्या आ गया? पद्यांश आ गया। ये हम मान लो ये क्या है? पद्यांश है। और प्रश्न नंबर 1 से 6 तक आपको सबसे उचित उत्तर देना है। कैसा उचित? यानी अच्छे से भी अच्छा उत्तर देना है। जग जीवन में जो चिर महान, चिर मतलब जो बहुत हजारों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्य यानी सुंदरता, सौंदर्य यानी सुंदरता, सुंदरता और सत्य प्राण है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं, जिससे मानव हित, जिससे मानव का हित होता है, भलाई होता हो और क्या हो? समान, और मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। अखिल व्यक्ति मतलब अखिल का मतलब होता है संपूर्ण विश्व। क्या? संपूर्ण विश्व। ठीक है, अखिल मतलब होता है संपूर्ण विश्व, और जिसमें जीवन मिल सके, अशक्ति भय छूटे, और क्या है? आपकी शक्ति छूटे और जितना भय है, संशय है, सब छूटे, और अंधभक्ति में प्रकाश बन सकूं नाथ। हे नाथ, मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं। तो आपने आई होप एक गद्यांश पढ़ लिया होगा। तो आपको ले चलते हैं
चलते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। कवि ने चिर महान, क्या कवि ने चिर महान किसे कहा है? क्या ईश्वर को कहा है, जो सत्य और सुंदरता से संपूर्ण हो उसे कहा है, शक्ति को कहा है, या मानव को कहा है? कहने का मतलब है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार आपके गद्यांश पर पद्यांश पे चलते हैं। जग जीवन में, इस जग यानी संसार के जीवन में जो है चिर महान, कौन है? ये मनुष्य है, अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। तो ये किसके लिए बोला है? मानव के लिए बात की गई है। किसके लिए? मानव के लिए बात कही गई है। तो आपको आंसर देखना है, इसमें क्या मानव है? इसमें मानव को किसको कहा गया है? मानव को कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। शक्ति को नहीं कहा गया, ईश्वर को नहीं कहा गया है, जो सत्य है उसको नहीं कहा गया है, इसको मानव को कहा गया है। और ये 2011 का है भी। क्या PYQ किसका है? 2000 2011 का PYQ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि कवि कैसा प्रकाश बनाना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जा सकते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो। वो ऐसा कौन सा प्रकाश को देना चाह रहा है जिससे सब अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, या जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाएं? ऐसा प्रकाश बनाने का चाहता है कि किसी के पास कोई किसी से भेद न करे, किसी से ईर्ष्या न करे, उसको सब होकर के संसार में सभी एक हो जाएं। तो कवि इसके बारे में कहना चाह रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि ने अखिल व्यक्ति, अखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण विश्व, अखिल का मतलब संपूर्ण विश्व का प्रयोग क्यों किया है? कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, या कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, या कवि सांसारिक बात करना चाहता है, या कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों को बात करना चाहता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको पहले बता कि अखिल का मतलब होता है संपूर्ण विश्व। तो कभी अमीर ऐसा लोगों की बात नहीं कर रहा है, और कभी भारत के व्यक्तियों की, सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा है, कभी सांसारिक बात करना नहीं, वो कभी समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। किसका बात कराना है? समस्त व्यक्ति का। संपूर्ण में, विश्व में जितने व्यक्ति हैं, संपूर्ण मानव समाज के, उसकी बात कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? किसका? तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है आपके। कि देखो, तर्कहीन का मतलब होता है, आपको हम ले चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। तर्क जीवन में मिल सके शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं यह प्रकाश बन सकूं। इसमें तर्कहीन ऐसा कि जो सारा भय खत्म हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए, और अंधभक्ति मैं ऐसा संशय खत्म हो जाए, इसका बात कहा गया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तर्कहीन बात कहा गया है कि छूटे भय संशय और अंध भक्ति, इसकी तर्कहीन बात ही कही गई है। तो जिससे मानव का हित हो, ऐसा नहीं गया है। मैं वह प्रकाश बन सकूं, ऐसा नहीं है। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, ऐसा नहीं क्या है। वो क्या कहा है? छूटे भय संकट अंध शक्ति के बारे में कहा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। कवि ने कविता की पंक्तियों में अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? विस्मय बोधक होता है, जैसे आप आश्चर्यचकित की कोई बात होती है उसके लिए। ठीक है, कवि अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, या इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, या पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए, या कविता को तुकांत बनाने के लिए। क्या इसमें किसके लिए पूछा गया है? तो क्या होता है, जो कवि है वो क्या कर रहा है? अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि सभी मानव जीवन एक हो जाएं, ऐसा संसार का निर्माण हो और जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। ऐसी कविता का वो कवि अपना क्या कर रहा है? इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। कविता का मूल भाव क्या है?
मूल भाव क्या है? अमर दान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति या कल्याण। कविता का जो मूल भाव है वो है कि सभी संपूर्ण संसार का कल्याण हो, सभी संपूर्ण का क्या हो? कल्याण हो। ऐसा कवि चाह रहा है कि संपूर्ण संसार का क्या हो? कल्याण हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, पहला से छठवां तक दिया था, आज का छठवां क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तब तक यदि हमारे नए चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।